हत्या करने की मंशा और तरीका दोनों पर 80-90 के दशक के जासूसी उपन्यासों की छाप साफ साफ दिख रही है। मनीष शर्मा अपनी पत्नी निशा नपीत को लेकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों को उसने बताया यह था कि निशा का पिछले दिन यानी शनिवार का व्रत था। उन्होंने अमरूद खाया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने सीने में दर्द उठने की शिकायत की थी, उन्हें उल्टियां भी हुई थी और नाक से खून भी निकला था। डॉक्टरों ने शक होने पर पुलिस को खबर देकर निशा का इलाज शुरू किया, लेकिन निशा तो कोई लगभग 4 या 5 घंटे पहले ही मर चुकी थी। यह वाकया 28 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाका जो कि डिंडोरी जिला का सहपुरा तहसील का है। पिछले साल ही तहसीलदार पद से प्रमोट हुई निशा एसडीएम बनी थी, इसलिए कस्बे में उन्हें हर कोई जानता था। पुलिस आई और उसने मनीष से पूछताछ की तो वह एक कहानी दोहराता रहा। मामला चूंकि संदिग्ध था और वो महिला भी एसडीएम थी, इसलिए निशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया तो जल्दी ही अंधे कत्ल की तथाकथित रहस्य से पर्दा उठ गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली निशा और ग्वालियर के रहने वाले मनीष शर्मा ने लव मैरिज की थी जो कुछ अलग हटकर इन मानों में थी कि निशा नाई जाति की थी और मनीष ब्राह्मण जाति का था। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए हुई थी। तब मनीष जायदाद की खरीद फरोख्त का काम करता था, यानी प्रॉपर्टी ब्रोकर था, जिसे कि हिंदी में दलाल भी कहते हैं। इसके पहले वह बस कंडक्टरी कर चुका था और तो और उसकी एक शादी भी साल 2018 में हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने बाद ही तलाक हो गया था। निशा की जानकारी में मनीष का यह अतीत था या नहीं, इसका खुलासा जब होगा तब होगा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अक्टूबर 2020 में मंडला के गायत्री मंदिर में शादी कर ली। शादी लगभग गुपचुप हुई थी क्योंकि निशा ने अपने घर वालों को अपनी जिंदगी के इस अहम फैसले के बारे में नहीं बताया था, तो जाहिर है इसलिए कि वे राजी न होते और इसका विरोध करते। मनीष बेरोजगार था, इससे पुलिस को शक और बढ़ा। इसलिए जब उसने सख्ती की तो मनीष ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया कि उसने ही निशा की हत्या की थी। उसकी वजह यह थी कि बार बार कहने पर भी निशा सरकारी दस्तावेजों मसलन सर्विस बुक बैंक अकाउंट्स और इंश्योरेंस वगैरह वगैरह में उसे अपना नॉमिनी नहीं बना रही थी। इस बात पर दोनों में आए दिन कहा सुनी और झगड़ा भी हुआ करता था, जो 28 जनवरी 2024 को इस कदर बढ़ गया कि मनीष ने तकिए से निशा का मुंह दबाकर अपनी पत्नी का नामो निशान मिटा दिया। हत्या के बाद सबूत मिटाने की गरज से उसने निशा के खून से सने कपड़े वॉशिंग मशीन में भी धोया और अपने बचाव के लिए जो कहानी गढ़ी उसके चिथड़े भी जासूसी उपन्यासों की तरह उड़ गए। बाद में निशा की बड़ी बहन नीलिमा नापीत ने पुलिस को बताया कि शादी के तीसरे दिन से ही मनीष निशा को पैसों के लिए प्रताड़ित करने लगा था। उसने कई दूसरी महिलाओं से भी अफेयर थे। उसके पति की इन हरकतों से हैरान परेशान निशा ने नीलिमा के बेटे स्वप्निल को सरकारी दस्तावेजों में अपना नॉमिनी बना दिया था। इससे मनीष और भी ज़्यादा झल्लाया रहता था, क्योंकि आम तौर पर तमाम जो रिकॉर्ड होते हैं उसमें जीवन साथी का ही नॉमिनी बनाया जाता है। शादी के चंद दिनों बाद ही निशा को ये समझ में आ गया था कि अक्सर घर से गायब रहने वाले मनीष उसके रुतबेदार ओहदे, पगार और पैसे से शादी की है। आए दिन वह निशा से पैसे मांगते रहता था। एक बार तो धंधे रोजगार के लिए निशा ने उसे बैंक से करीब
5 लाख रुपए लोन लेकर उसको दिए थे। मनीष शराब भी पीता था और आवारा मनचले भौरों की तरह तितलियों पर मंडराना उसकी फितरत थी। जाहिर सी बात है कि प्यार का भूत भी निशा के सर से लगभग उतर ही चुका होगा। जाहिर यह भी है कि वह जल्दबाजी में लिए अपने इस फैसले यानी शादी के फैसले पर पछताई भी होगी, लेकिन उसकी हालत अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत वाली कहावत भी लागू होती है। मनीष जैसे अर्ध बेरोजगार युवकों की समाज में कमी नहीं जो कमाऊ लड़की ढूंढते हैं जिससे मुफ्त में ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए जाए। दूसरी तरफ निशा जैसी युवतियों को भी भरमार है जो प्रतिभाशाली तो होती हैं और महत्वाकांक्षी भी, लेकिन जब जीवन साथी चुनने की आती है तो मनीष जैसे युवकों के झांसे में आकर बहुत दूर तक नहीं सोच पाती और चली जाती हैं। 50 की उम्र पार कर चुकी निशा ने शादी 46 की होने के बाद की थी। अपने होने वाले पति में जो खूबियां निशा जैसी महिलाएं चाहती थी वे मैनर्स यानी एटीट्यूड मनीष में उन्हें दिखते हैं। मसलन बन संवर कर रहना, लच्छेदार बातें करना और ऐसे पेश आना मानो वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। ऐसे लोगों को प्लेबॉय और वीमेनाइजर के बीच की किस्म का माना जाता है। खुद को मजनू, रांझा और महिलावाल साबित करने में पीछे नहीं रहते, जिससे लड़कियां कुछ ऐसे इम्प्रेस होती हैं कि उन्हें फिर आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं। जब हकीकत दिखना शुरू होती है तो निशा जैसी महिलाएं तलाक लेने में भी कतराती हैं। मुमकिन है कि इसलिए कि वे शादी के अपने फैसले को सही साबित करना चाहती हैं। हालांकि हर पत्नी की कोशिश यही रहती है कि तलाक की नौबत न आए। निशा अहम पद पर थी, इसलिए भी तलाक लेने में उन्हें झिझक लग रही होगी, पर जब घर परिवार और समाज की परवाह न करते हुए उन्होंने शादी का फैसला लिया था तो इसी तर्ज पर तलाक का भी ले सकती थी। एक एसडीएम अगर इतनी हिम्मत न जुटा पाए तो आम महिलाओं से क्या आदमी उम्मीद की जा सकती है। एक आवारा, अयाश और निकम्मे शख्स से वे बंधी रही, इसकी एक वजह तलाक की लंबी कानूनी प्रक्रिया भी है, जिसकी तुलना कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की पहली स्टेज से की जा सकती है। हालांकि जो निशा के साथ हुआ वो गलत था,